ये कहानी एक जेल ब्रेक की है जिसको तोड़कर भाग जाना एक तरह से नामुमकिन होता है। ये कहानी आपको रोमांचित कर देगी, तो इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। ये कहानी है फ्रैंक मॉरिस की। फ्रैंक मॉरिस ने कई तरह के अपराध किए होते हैं और साथ ही साथ वो कई जेलों से भाग भी चुका होता है। इसीलिए इसको एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहाँ से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया और जहाँ से भाग पाना नामुमकिन होता है। इस जेल का नाम एल्काट्राज होता है, जहाँ से आज तक कोई भी कैदी भागने में कामयाब नहीं हो पाया है। अब जहाँ पर फ्रैंक को लाया जाता है और फ्रैंक को एल्काट्राज की एक सेल में बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह जेल का वार्डन उसको अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि अगर तुम समाज के नियमों को तोड़ते हो तो तुम्हें जेल भेजा जाता है, लेकिन अगर तुम जेल के नियमों को तोड़ते हो तो तुम्हें जहाँ भेजा जाता है, यानी कि एल्काट्राज जेल में, जहाँ हर एक कैदी को अकेले रखा जाता है। तुम लोगों को अखबार या मैगजीन बिल्कुल नहीं दी जाएगी। देश दुनिया में क्या चल रहा है उसका पता तुम्हें तब चलेगा जब हम बताएंगे। आज के बाद इस जेल की दीवारें ही तुम्हारी दुनिया है। दिन भर में एक बार सेव कर सकते हो, हफ्ते में 2 बार नहा सकते हो, महीने में एक बार बाल कटवा सकते हो। और साथ ही साथ एल्काट्राज इसीलिए ही बनाया गया है ताकि सारे सड़े गले अंडे को एक टोकरी में रखा जाए। ये सुनने के बाद में वो वहाँ से चला जाता है और इसी बीच फ्रैंक मॉरिस वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है, जिसके बारे में वार्डन को पता नहीं चलता। अब अगले दिन फ्रैंक और सारे कैदी सावर ले रहे होते हैं और इसी बीच उसके पास एक कैदी आता है। इस कैदी का नाम ब्रूस होता है और ये कहता है कि मैं एक वेश्या को ढूंढ रहा था और वो मुझे मिल चुकी है। दरअसल उसका इशारा फ्रैंक की तरफ होता है। फ्रैंक उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता, उसको बहुत मारता है। अगले पल जेल के गार्ड को लाइब्रेरी में एक आदमी की जरूरत होती है और वो फ्रैंक मॉरिस की ड्यूटी उसे लाइब्रेरी में लगा देते हैं और लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात इस कैदी से होती है। इस कैदी का नाम इंग्लिश है और फ्रैंक मॉरिस इससे काफी बातें करता है और वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन सारे कैदी बाहर होते हैं। इसी बीच फ्रैंक मॉरिस इंग्लिश के पास जाता है और इंग्लिश से पूछता है कि जहाँ से आज तक कोई भाग पाया है, तो इंग्लिश कहता है कि एक नाकामयाब कोशिश की गई, सबने कोई ना कोई रास्ता ढूंढा लेकिन उपाय नहीं मिल सका। ये टापू एक बहुत मजबूत चट्टान है, किनारों तक पहुंचने के लिए मीलों तैरना पड़ेगा और ऊपर से तेज लहरें। पानी इतना ठंडा होता है कि कुछ ही मिनटों में हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। जहाँ हर दिन 12 बार गिनती होती है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ये सब आखिर है क्या। और अगले दिन फिर सारे कैदी बाहर होते हैं तो वो आदमी जिसको उसने सावर के नहाते वक्त मारा था, वो आदमी उसकी ओर चाकू लेकर बढ़ता है। इसीलिए वो अपना बदला मॉरिस की जान लेकर लेना चाहता है। इससे पहले कि वो मॉरिस पर हमला करता, मॉरिस को पता चल जाता है कि वो उस पर वार करने वाला है और इनके बीच हाथापाई हो जाती है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और इन दोनों की हरकत की वजह से इन दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद में फ्रैंक को छोड़ दिया जाता है, लेकिन मॉरिस को अभी तक उस काल कोठरी में ही रखा जाता है। एक दिन वार्डन के सेल में जाता है जहाँ उसको कार्टूनी पेंटिंग मिलती है। ये पेंटिंग डार्क ने बनाई थी। ये एक कैदी होता है जिसको हमेशा पेंटिंग करना अच्छा लगता है। जेल में सबसे मुश्किल काम होता है समय, एक घंटे सालों के बराबर लगते हैं और इससे बचने के लिए कैदी कुछ न कुछ करते रहते हैं, जिसमें डॉक हर वक्त पेंटिंग बनाया करता था और वो एक पेंटिंग वार्डन की भी बनाता है, पर उसको ये पेंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए वो गुस्सा होकर डाक की पेंटिंग करने का काम बंद करवा देता है। वार्डन कहता है कि वो आज के बाद में कभी भी पेंटिंग नहीं करेगा। दरअसल डाक को पेंटिंग से प्यार होता है और वो इसीलिए इस जेल में रह पाता है। जब डाक को पेंटिंग करने की परमिशन नहीं मिलती तो वो लकड़ी का काम करते वक्त अपनी उंगलियां काट लेता है। कुछ दिनों के बाद में एक रात मॉरिस अपने सेल में होता है और उसको अपने सेल में एक कॉकरोच दिखता है जो कि एक छोटी सी जाली के पास होता है। ये दीवार 8 इंच मोटी होती है। ये दीवार कच्ची हो चुकी होती है क्योंकि इस जेल को बने हुए काफी साल हो चुके होते हैं। उसके पास जो नेल कटर होता है जो कि उसने वार्डन के ऑफिस से चुराया था और उससे वो दीवार खरोचता है और दीवार कच्ची होने के कारण मिट्टी उखड़ना शुरू हो जाती है। अगले दिन फ्रैंक की नए कैदियों से मुलाकात होती है। फ्रैंक मॉरिस इन कैदियों को पहले से ही जानता होता है। पहले ये सब एक जेल में रह चुके होते हैं, इसीलिए फ्रैंक इनको अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि मैंने जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो कहता है कि जो हमारे सेल में मगर दीवार है वो कच्ची हो चुकी है, हम वहाँ से सेतु बनाकर आराम से बाहर निकल सकते हैं। फ्रैंक के बगल वाले सेल में जो कैदी रहता है वो कहता है कि ऐसा करते वक्त हमें गार्ड देख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सेतु जिससे आदमी निकल सके उसे बनाने में काफी महीने लग जाएंगे और ऐसा करते वक्त गार्ड हमें देख सकते हैं। फिर फ्रैंक उनको अपना पूरा प्लान बताता है। फ्रैंक कहता है कि हमें अपने सिरों का डमी बनाना पड़ेगा। उन डमी को हम अपने बिस्तर पर रख देंगे ताकि गार्ड को ऐसा लगे कि हम अपने सेल में सो रहे हैं। जॉन जो फ्रैंक के बगल वाले सेल में रहता है वो बाल काटने का काम करता है। फ्रैंक उसको कहता है कि तुम वहाँ पे कुछ बाल लेकर आना और ये कैदी कपड़ों का काम करता है। फ्रैंक इसको कहता है कि कुछ रेन कोट चुरा कर लेकर आना और हम उससे एक काम चलाऊ बोट बना लेंगे, क्योंकि ठंडी लहरों वाले समुद्र को तैरकर पार करना मुश्किल है। हम एक काम चलाऊ बोट बनाकर आराम से समुद्र को पार कर लेंगे। फिर ये चारों मिलकर इस जेल से भागने का काम शुरू कर देते हैं। वो जेल से चोरी छुपे पुराने आरी का ब्लेड, चम्मच, बटन चुराते हैं। फिर उनकी मदद से वो दीवार को खोदते हैं, मगर जब वो अपने सेल में दीवार को खोदते तो आवाज भी होती थी, तो उससे बचने के लिए वो ये खुदाई का काम तब करते जब खाने के बाद में जेल में 1 डेढ़ घंटे का म्यूजिक टाइम होता। दरअसल फ्रैंक और चार्ली आसपास वाले सेल में रहते हैं और जॉन और उसका भाई आसपास वाले सेल में। जब एक कैदी अपने सेल की दीवार पर सेल करता तो दूसरे इस बात का ध्यान रखता कि गार्ड उनको कहीं देख न ले, और अगर सेल की तलाशी वक्त गार्ड इन दीवार को देख लेते तो इनका सारा का सारा प्लान चौपट हो जाता। इसीलिए उन्होंने एक कार्डबोर्ड यूज किया, गत्ते की मदद से यानी गत्ते की मदद से उन्होंने उसे खिड़की जैसी हूबहू दिखने वाली खिड़की बनाई। फिर उसे सेल से मिलते रंग से पेंट कर दिया और उन्हें पेंट करने में भी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इस जेल में पेंट का भी काम होता है।
अब जब भी उन्हें दीवार खोदनी होती तो वो उस गत्ते को उठाते और अपना काम शुरू कर देते और काम खत्म होने के बाद में उसे वापस रख देते। इसके साथ ही साथ वो एक डमी का सिर भी बना लेते हैं। कुछ ही महीनों के बाद में फ्रैंक के सेल का सिर पूरी तरह से तैयार हो जाता है और वो पहली बार अपनी कोठरी से बाहर निकलता है और वो पीछे के रास्ते धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाता है। और जब वो सबसे ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि सबसे ऊपर एक ग्रिल होती है और अगर इन्हें जहाँ से निकलना है तो उन्हें उस ग्रिल को हटाना पड़ेगा, लेकिन ये काफी मजबूत और काफी ऊंची होती है, इसीलिए वो वापस अपने सेल में आ जाता है। और अगले दिन खाना खाते वक्त वो अपने साथियों को बताता है कि कल रात में ऊपर गया था लेकिन वहाँ पर एक ग्रिल होती है तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और उनसे पूछता है कि तुम लोगों का काम कहाँ तक पहुँचा। जो वो दोनों भाई होते हैं वो कहते हैं कि काफी हद तक हमने काम कर लिया, लेकिन अभी भी जो फ्रैंक के बगल वाले सेल में कैदी रहता है वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। फिर फ्रैंक कहता है कि मैं और दोनों ऊपर जाएंगे। साथ ही साथ फ्रैंक उसको जो उस जगह काम करता है जहाँ कपड़े धुले जाते हैं वो उसको कहता है कि तुमने रेनकोट इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो वो कहता है कि मैं हर रोज चोरी छुप कर एक पहन कर निकलता हूँ। अब उसी रात फ्रैंक और जॉन ऊपर जाते हैं और फ्रैंक जॉन की मदद लेकर ऊपर पहुंच जाता है। फ्रैंक कहता है कि सराखें बहुत मजबूत हैं, अगर हमारे पास ड्रिल का सामान हो और एक टॉर्च हो तो काम बन सकता है। और वो अगले दिन ड्रिल मशीन को जेल के वर्कशॉप से चुरा लेते हैं और एक बार फिर से फ्रैंक और जॉन ऊपर जाते हैं और फ्रैंक लोहे की रोड की मदद से रोशनदान में जो लोहे की सराखें होती हैं उन्हें फैलाकर वो ऊपर पहुंच जाता है और ड्रिल मशीन से काम करना शुरू कर देता है। ड्रिल मशीन से काफी शोर होता है और नीचे जो गार्ड होता है वो ऊपर आ जाता है। इससे पहले कि वो उनको देख लेता वो अपने सेल में वापस आ जाते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद में इनका काम लगभग खत्म हो जाता है और एक दिन जेल का लाइब्रेरियन इंग्लिश कैदियों को किताबें देने आता है और इसी बीच वो फ्रैंक के सेल के बाहर पहुंचता है और फ्रैंक वो कुछ मैगजीन और किताबें देता है और इंग्लिश फ्रैंक से कहता है कि फिर मिलूंगा, लेकिन फ्रैंक उसको गुड बाय कहता है। इंग्लिश को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं फ्रैंक अब भागने वाला है और दिन की लास्ट मुलाकात होती है। उसी दिन वार्डन फ्रैंक मॉरिस के सेल की तलाशी करवाता है। दरअसल वार्डन को फ्रैंक पर शक होता है, इसीलिए वो सेल की तलाशी करवाता है। वार्डन उसकी सेल में आता है और उसकी सेल में आने के बाद में वो दीवार के पास रखे एक बैग को उठाता है जहाँ पर फ्रैंक कहीं महीनों से दीवार को खोदने का काम कर रहा था, लेकिन वार्डन को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि जहाँ पर कुछ गड़बड़ है। दरअसल फ्रैंक जो भी काम करता वो इतना सोच समझ कर करता कि किसी को एहसास तक भी नहीं होता था, इसीलिए वार्डन को फ्रैंक के सेल में कुछ नहीं मिलता और वार्डन उसके गार्ड के साथ में बाहर निकल आता है। इसी बीच वार्डन अपने गार्ड से पूछता है कि तुमने फ्रैंक को अजीब हरकतें करते हुए देखा है, तो गार्ड कहता है कि कभी कभी रात को फ्रैंक चार्ल्स के साथ में बात कर रहा होता है। तो वार्डन कहता है कि फ्रैंक को किसी दूसरे सेल में शिफ्ट कर दो। उसका गार्ड कहता है कि इसके लिए मुझे काफी दिनों का वक्त लगेगा क्योंकि मुझे कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी और इसीलिए ये काम बुधवार तक हो जाएगा। वार्डन कहता है कि मंगलवार की सुबह तक ये सारा का सारा काम हो जाना चाहिए। इन सब का प्लान मंगलवार की रात को भागने का होता है और अगर ये थोड़ी सी भी देर करते तो उनका भागने का प्लान कभी कामयाब नहीं हो पाता, इसीलिए वो देर न करते हुए अगले दिन की रात को अपने सेल की खड़ोसी हुई दीवार से निकल जाते हैं और अपने सेल में बनाए हुए डमी के हूबहू असली दिखने वाले सिर को अपने बिस्तर पर रख देते हैं ताकि गार्ड्स को सुबह तक कोई भी शक न हो। और ऊपर जाने के बाद में वो चार्ली का इंतजार करते हैं, लेकिन चार्ली बहुत घबराया होता है और वो बहुत नर्वस होता है, इसीलिए वो भागने में कामयाब नहीं हो पाता और फिर इन तीनों को अकेले ही भागना पड़ता है। ये धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और एक एक करके जेल की छत के ऊपर पहुंच जाते हैं और इनके पास वो रेन कोट भी होते हैं। ये गार्ड्स और लाइट से बचते हुए तीनों पानी के पास पहुंच जाते हैं और ये तीनों रेन कोट में हवा भरते हैं और इनकी काम चलाऊ बोट तैयार हो जाती है और वो समुद्र में निकल जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए इस जेल से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब गार्ड फ्रैंक को उठाने के लिए उसे कहता है कि फ्रैंक उठो, तो वो नहीं उठता क्योंकि वहाँ पर फ्रैंक नहीं बल्कि फ्रैंक के डमी का सिर होता है। और जब वो सेल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर फ्रैंक नहीं बल्कि डमी का सिर था और जेल में अलार्म बज जाता है, ऐसा अलार्म जो कि आज के पहले कभी नहीं बजा था। और ये अलार्म तब बजता है जब कोई कैदी भाग जाता है और वही अपने सेल में इंग्लिश था जो कि मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस बात का अंदाजा था कि फ्रैंक इस जेल से भागने वाला है। उसके बाद पुलिस से हेलीकॉप्टर वार्डन गार्ड समुद्र के किनारे पहुंचते हैं क्योंकि जहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता होता है और उनको वहाँ पर जॉन और उसके बाइक की तस्वीरें मिलती हैं और रेनकोट का एक अजीब सा टुकड़ा भी मिलता है। गार्ड कहता है कि कल रात को कोहरा कम था और लहरें काफी हल्की थी और अगर वो रात को निकले होंगे तो उनके भागने के लिए पूरे 9 घंटे का वक्त था, तो वो वहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन वार्डन कहता है कि वो डूबकर मर चुके हैं और इसी के साथ में इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। आइए बात करते हैं इस सच्ची कहानी के बारे में जो कि आपको सोच में डाल देगी कि वो जिंदा बच गए थे या फिर मर गए थे। दिसंबर 1961 से लेकर जून 1962 तक उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। 6 महीनों में उन्होंने दीवारों में छेद किया, डमी बनाया, लाइफ जैकेट बनाई और एक काम चलाऊ बोट भी बनाई। सोमवार 11 जून 1962 की रात को 9:30 पर जब जेल की लाइटें बंद की गई तो उन्होंने अपने सिर के पुतले को बिस्तर पर रखा और फिर वो रवाना हो गए। पर उनमें से एक कैदी भागने में कामयाब नहीं हो पाया था। ये कैदी भाग नहीं पाया था। FBI ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि जेल से बाहर निकलने के बाद में हमारा प्लान था कि वो एक शहर में जाएंगे और एक गाड़ी को चुराएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जिस देश को छोड़कर भाग जाएंगे। FBI ये सुनने के बाद में कई महीनों तक तलाश करती रही पर FBI को उन तीनों का कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर FBI ने हार मान ली और ये कहते हुए केस को क्लोज कर दिया कि उस रात जेल से भागने के बाद में इन तीनों की मौत हो गई। इसके अलावा उस कैदी ने बताया था कि वहाँ से निकलने के बाद एक कार को चुराएंगे, उसी
उसी रात कहीं भी कोई भी कार नहीं चुराई गई। इसलिए FBI ने ये केस यूएस मार्शल सर्विस को पेश कर दिया, पर FBI की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। FBI की जांच पर भी सवालिया निशान उठाए गए, क्योंकि ना तो कभी FBI को उनकी लाश मिली और ना ही ऐसा सबूत जिससे उनको मुर्दा साबित किया जा सके। उन तीनों के परिवार के पास में क्रिसमस और न्यू ईयर पर अगले कई सालों तक एक अनुदान नाम से लेटर और बधाइयां मिलती रही और मदर डे पर फूलों से भेजा हुआ गुलदस्ता मिलता, और उस गुलदस्ते पर ना तो कभी भेजने वाले का नाम होता और ना ही पता। कई साल और बीतने के बाद में जनवरी 2013 में पुलिस को एक खत मिला था। ये खत जॉन ने लिखा था। उसने लिखा था कि उस रात अल्काट्राज़ जेल से भागने के बाद हम सब बिल्कुल सही सलामत थे। अभी फिलहाल उसकी उम्र 83 साल हो चुकी है और उसे कैंसर है। उसके बाद जॉन ने लिखा था कि अक्टूबर 2008 में फ्रैंक मॉरिस की मौत हो गई थी। फिर उसने लिखा था कि अगर पुलिस इसे कैंसर का इलाज कराए और मुझे इसे जेल ब्रेक के 1 साल से ज्यादा की सजा ना दे तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। और फ्रेड विजी नाम का ये शख्स उनका बहुत अच्छा दोस्त था। उसने बताया था कि साल 1975 में ब्राजील में इन दोनों भाइयों से मिला था और सबूत के तौर पर उसने उन दोनों भाइयों की फोटो भी दिखाई थी, जो कि उसने उसी वक्त क्लिक की थी। उस फोटो में दोनों भाई एक साथ एक खेत में दिखाई दे रहे थे। कुल मिलाकर आज 2022 में अल्काट्राज़ जेल ब्रेक हुए को पूरे 60 साल हो चुके हैं, मगर ये केस आज भी एक पहेली है। FBI के हिसाब से उनकी मौत उसी रात हो गई थी, मगर बाकी के सबूतों और जे लेटर के हिसाब से देखा जाए तो वो तीनों साल 2008 तक जिंदा थे। FBI ने तो ये केस बंद कर दिया था, पर यूएस मार्शल में ये केस अब भी ओपन है। अगर उनमें से कोई भी जिंदा होगा तो उनकी उम्र 90 के पार होगी। उन तीनों की उम्र के हिसाब से फोटो को प्रोसेस कर आज भी उनकी तलाश की जाती है। ये तलाश तब तक चलती रहेगी जब तक वो उनकी लाश नहीं मिल जाती, या फिर तब तक जब तक इनकी सभी की उम्र 100 साल की नहीं हो जाती। ये जेल अमेरिका में स्थित है। आज इस जेल को रोज 3000 के आसपास लोग दुनिया भर से देखने आते हैं।